हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव। बायोलॉजी आज हम लोग करने जा रहे हैं बायोलॉजी का क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव, और वो जैव प्रक्रम का। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम में जो 4 चैप्टर आता है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, उन्हीं चारों चैप्टर को मिलाकर आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोग ध्यान से देखिएगा। शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को पास शेयर कर दें, और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो पहला में है, वो पहला क्वेश्चन में कहा गया कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद को पादाप भी कहते हैं। कुटपाद को पादाप भी कहते हैं। तो कुटपाद किस में पाया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। किसमें? अमीबा में। अगला क्वेश्चन में कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, हमेशा दिन में होता है, कभी रात में संभव नहीं है बाबू। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा कब होगा? दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है? तो 4 चीज़ों का। पहला अगर हम बात करें तो सूर्य का प्रकाश। दूसरा बात करें क्लोरोफिल। और अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा अगर हम बात करें तो चौथा होता है जल। इन 4 चीज़ों की मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करता है, और उस भोजन के निर्माण में ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, याद रखिए बाबू। अगला क्वेश्चन में कहता है क्लोरोफिल वर्णक। जो क्लोरोफिल वर्णक है उसका रंग कैसा होता है? रंग बताइए। तो क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहरित भी कहते हैं। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित। तो पर्णहरित का रंग या क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो वो होता है हरा। कैसा होता है? हरा होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रक्त में, मतलब रक्त का मतलब होता है खून। रक्त का मतलब होता है खून। तो खून में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। मतलब खून में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो वो होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। और एनीमिया को रक्त लपता भी कहते हैं। एनीमिया को रक्त लपता भी कहते हैं। तो खून में आयरन की कमी से, या क्वेश्चन में खून की कमी से अगर पूछ दिया जाए, खून की कमी से, तब पर भी हम लोग आंसर वही मारेंगे। क्या मारेंगे? एनीमिया ही मारेंगे। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी पोषण होता है। कवक में कौन पोषण होता है? मृतजीवी पोषण होता है। अगला क्वेश्चन में है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। यह पादप हार्मोन है। कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन। ऑक्सीन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीन जो है एक प्रकार का कौन हार्मोन है? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। क्या हो जा रहा है हो? ऑक्सीन जो पादप हार्मोन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, हार्मोन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो पहला होता है ऑक्सीन। दूसरा होता है जिबरेलिंस। दूसरा क्या होता है? जिबरेलिंस। तीसरा होता है साइटोकाइनिन। ये नियंत्रण एवं समन्वय चलाया बाबू, एक क्वेश्चन चलाया है। चौथा होता है एब्सिसिक एसिड। और पांचवा होता है एथिलीन। पांचवा क्या होता है? एथिलीन। तो याद रखिएगा, पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। उन्हीं 5 में से एक जो है ऑक्सीन, एक क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन में अगर हम बात करें, 6 नंबर तो हो गया ना। 6 नंबर ऑप्शन में क्या कहता है? ऑक्सीन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन में कहता है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क की बात करें तो वृक्क को हम लोग किडनी भी कहते हैं। KIDNEY, किडनी कहते हैं, जिसको हम लोग गुर्दा भी कहते हैं। वृक्क को गुर्दा कहते हैं, वृक्क को किडनी कहते हैं। तो बताइए, क्वेश्चन में है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। किसे संबंधित है? उत्सर्जन से। वृक्क को हम लोग किडनी भी कहते हैं, वृक्क को हम लोग गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा भी कहते हैं। और प्रत्येक मनुष्य में
ब्रिक की संख्या कितनी होती है, तो 2 होता है। अगर हम इसकी लंबाई बात करें तो लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बात करें तो 5 से लगभग 6 सेंटीमीटर, और अगर हम बात करें इसकी मोटाई तो 2.5 से लगभग होता है 4 सेंटीमीटर की इसकी मोटाई होती है। और इसका जो आकार होता है ब्रिक का, मतलब गुर्दा का या किडनी का, वो होता है सेम के बीज के जैसा। आकार कैसा होता है, सेम के बीज के जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए, पहले स्वपोषी पोषण कहते हैं किसे, तो स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें अपना भोजन खुद बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसको हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, अर्थात हम लोग कह सकते हैं इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो वहां से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और वो ऑक्सीजन का बाहर कहाँ से निकलता है, तो वो निकलता है जल से। कहाँ से निकलता है, जल से, याद रखिएगा, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन में कहता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, मतलब मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम का सूत्र की बात करें तो Mg होता है संकेत, और कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है क्लोरोफिल में, याद रखिएगा। क्लोरोफिल का रंग बात की जाए तो क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 11 नंबर क्वेश्चन 11 में कहता है कि विश्राम की अवस्था में, मतलब जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा होता है उस अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। 1 मिनट में, देखिए हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो वो 72 बार, 72 बार आंसर याद रखिएगा, कितना बार, 72 बार। लेकिन जब कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा होता है ना, रनिंग कर रहा होता है, उस समय दिल की धड़कन जो होती है वो तेज हो जाती है, तो हमें उस समय बात नहीं कहा, कहता है व्यक्ति आराम कर रहा होता है, विश्राम कर रहा होता है उस समय, तो 70 से 72 याद रखिएगा, एक्चुअली 72 बार याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बात किया जाए तो पेड़ पौधों में जो जाइलम होते हैं वो पौधों में स्थानांतरण करते हैं, पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं, मतलब वह किस दिशा में स्थानांतरण करते हैं, कहने का मतलब ये है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जाइलम किसका परिवहन करता है, तो ज से जाइलम और ज से जल, अर्थात जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है। तो आप खुद बताइए कि जल जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो जल हमेशा पृथ्वी के, मतलब जमीन में रहता है, और जमीन में जड़ जो होता है वह नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है, जाइलम जड़ के माध्यम से वह जल को क्या करता, ले जाता है। तो हम देखो तो नीचे से कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर ना, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर। किसकी ओर, ऊपर की ओर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन में कहता है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, मतलब उत्सर्जन से संबंधित, उत्सर्जित से संबंधित कौन है, तो ब्रिक हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, ब्रिक, जिसको हम लोग किडनी बोले थे, गुर्दा बोले थे। और कमेंट में करके बताइए कि इसका आकार किसके जैसा था, आकार किसके जैसा था, बताइए कमेंट में करके बताइए इसका आकार, मतलब ब्रिक का आकार किसके जैसा था, बताइएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में कहता है ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, क्रियात्मक इकाई, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई। तो ब्रिक की क्रियात्मक इकाई जो होता है वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। ब्रिक की क्रियात्मक केवल नहीं पूछा जा सकता है, ब्रिक की क्रियात्मक एवं रचनात्मक भी पूछ सकता है। ब्रिक की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई अगर बात किया जाए तो हम लोग नेफ्रॉन को मारेंगे। किसे मारेंगे, नेफ्रॉन को, याद रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन में कहता है कि कौन जो है मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी इनमें से कौन है, तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर क्या चीज, ए जो है वह मलेरिया परजीवी है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल, मतलब कहां पर यह पूर्ण रूप से पचता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी। 16 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 में क्वेश्चन में कहता है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें, तो वह कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसे पाया जाता है, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब कि अगर किसी भी जीव को अगर आप दबाते हैं तो दबाने से तुरंत अगर कुछ बाहर हो जाता है
तो उसी को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे अगर हम मक्खी को दबाएं तो मक्खी को दबाइएगा तो देखिएगा लगता है जैसे कुछ ना चिपचिपा जैसे बाहर हो जाता है। तो मक्खी में खुला परिसंचरण तंत्र, टिड्डा में खुला परिसंचरण तंत्र, मच्छर में खुला परिसंचरण तंत्र। लेकिन अगर मनुष्य की बात करें, खुद समझिए, मनुष्य, अगर मनुष्य की बात करें तो क्या मनुष्य को हम दबाएंगे तो क्या खून बाहर हो जाएगा? नहीं हो पाता है। अर्थात अगर हम सिंपल समझें तो जिसमें जो भी जीव, जिसमें रक्त जो होता है वह नसों में बहता है, नसों में बहता है, उसमें खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जैसे मनुष्य में नस में बहता है, जानवर में नस में बहता है, तो इसमें खुला परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो पाया किस में जाता है? तो याद रखिएगा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मक्खी में, खुला परिसंचरण पाया जाता है टिड्डा में, खुला परिसंचरण पाया जाता है मच्छर में। ये सब याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय पर नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन में है कि हरे पेड़ पौधों में पोषण की कौन विधि होती है? क्योंकि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं, और जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है स्वपोषी। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? अगर होती है तो जल का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, क्लोरोफिल का होता है, और साथ ही साथ जल हो ही गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, तो बचा क्या चीज? जल हो ही गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, तो बच गया क्या? बच गया हो जल, H2 हो गया, सूर्य का प्रकाश बच गया। सोचो, हमें इतना समय में गड़बड़ा रहे हैं, सूर्य का प्रकाश। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन का कोई काम इसमें है नहीं है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां का मतलब वही नस, तो वो हो जाएगा वैना केवा। क्या हो जाएगा? वैना केवा। मतलब केशिकाएं हो, केशिकाएं जो सबसे पतली पतली होती है, एकदम बहुत पतली पतली, उसको केशिकाएं, तो सबसे यही ना होगा छोटी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधों में रसारोहण होता है। पौधों में रसारोहण कहाँ होता है? तो फ्लोएम। कहाँ? फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन में कहता है सैविक का स्राव किया जाता है किसके द्वारा? सैविक जो है, सैविक का स्राव किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान से देखिएगा। तो सैविक का जो स्राव किया जाता है वह छोटी आंत के द्वारा। किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा। अगला क्वेश्चन में कहता है कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए जो ऊर्जा स्रोत है वो ऊर्जा स्रोत कौन है? तो अब ध्यान से देखिएगा, ऊर्जा स्रोत मुख्य रूप से किसे माना गया? तो वो माना गया सूरज को, क्योंकि सूरज अगर नहीं है तो कोई भी ऊर्जा स्रोत नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद है क्या? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद क्या है? तो वो हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं? 3 बेस में, कि 5 बेस में, कि 4 बेस में, कि 2 बेस? तो मानव हृदय में कितने बेस में? 4 बेस में। अगर क्वेश्चन में आ जाता है मछली में, किसमें बाबू? मछली में। तो मछली में पाया जाता है 2 बेस में। मछली में कितने बेस में पाए जाते हैं? 2 बेस में। बेस्म को चेम्बर भी कहते हैं। बेस्म को क्या कहते हैं? चेम्बर कहते हैं या कोष्टक भी कहते हैं। बेस्म को चेम्बर कहते हैं या क्या कहते हैं? कोष्टक कहते हैं। तो मछली में 2 बेस्म या 2 चेम्बर या फिर 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सबका बाबू एक ही चीज है। अगर हम बात करें सांप में, अगर हम बात कर लें सांप में
कि सांप में कितना पाया जाता है, सांप में 3 चेम्बर पाया जाता है। सांप में कितना, 3 चेम्बर। अगर सांप का इस तरह से बांट दें तो ये होता है सांप का, जिसमें 2 गो होता है निलय आलिंद और एक होता है क्या चीज, निलय। 2 गो आलिंद हो जाता है और एक हो जाता है क्या चीज, निलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिए कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। मानव रक्त में, किसमें, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो ध्यान से देखिएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मिलीग्राम। कितना, 20 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन में कहता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग, ब्रेन में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो उद्दीपन के रूप में। किस में संचित होती है बाबू, उद्दीपन के रूप में संचित होता है। किसके, उद्दीपन में। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन की कहता है 28 के बाद 29। ध्यान से देखिए बाबू, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर जो क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इसके तुरंत पहले हम लोग क्वेश्चन बता दें बाबू, तो इसका आंसर आप लिख दीजिए। क्या इसका आंसर होगा, तुरंत दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की, सर ये तो बता ही चुके हैं। तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, नेफ्रॉन। सही आप लोग दिया, आप लोगों ने आंसर सही दिया। अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखिए, कहता है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। सोचो यह कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन। और देखिए कितना बार पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, इतना बार देखो क्वेश्चन को पूछा गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद बता सकते हैं। मन तो करता है कि जैसे नहीं बताएं। तो बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह, क्या चीज, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन रोग, मधुमेह होता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है। इंसुलिन जो होता है वह निकलता है कहाँ से, तो बताइए। तो इंसुलिन निकलता है अग्नाशय, अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाएं से। अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाएं से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है और वह मधुमेह, मधुमेह, मधुमेह। चलिए आगा, इंसुलिन की कमी से कौन रोग, मधुमेह। मधुमेह को डायबिटीज भी कहते हैं, चिनिया वगैरह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है, तो भौतिक है। वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रतिक्रिया है। ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में कहता है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। संवाहक मतलब समझ लीजिए कि पादप में, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्लोएम का मतलब होता है, मान लीजिए फ्लोएम एक उत्तक है, तो फ्लोएम, फर्स्ट से फ्लोएम, फर्स्ट से फल, फल का मतलब होता है भोजन। तो यह भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए, भोजन के लिए। यह भोजन को अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि यह भोजन को किस से किस दिशा में ले जाता है, तो भोजन को ऊपर ले जाता है भी और ऊपर से नीचे भी लाता है। अर्थात हम बात करें, यह भोजन को दोनों दिशाओं में परिवहन करता है, जिसको द्विदिशीय परिवहन कहते हैं। याद रखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, भोजन का परिवहन करता है। अगर जाइलम रहता, अगर जाइलम रहता, जाइलम, तो जाइलम करता जल का परिवहन। जाइलम किसका करता, जल का परिवहन करता। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन पाया जाता है। लाइन में क्या पाया जाता है, टाइलिन। याद रखिएगा, लार में टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। याद रखिएगा। लार जो होता है मुंह में निकलता है। अब मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं, तो मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। घोड़ा में कितने दांत पाए जाते हैं, घोड़ा में, तो घोड़ा में 44 दांत पाए जाते हैं। कितने दांत पाए जाते हैं, 44 दांत पाए जाते हैं। अगला बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मच्छर में अगर बात करें कि मच्छर में कितने दांत पाए जाते हैं, तो मच्छर में दांतों की संख्या शायद 48 होती है बाबू। ध्यान दें, इसको देख लीजिएगा, ये कंफर्म नहीं हमको है, 48 दांत, शायद कंफर्म नहीं है, 48 दांत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि अग्नाशय रस में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने ट्रिक दिया था बाबू, सोचिए, देखिए ट्रिक कैसे दिए थे। अग्नाशय में ट्रिक का है
टी, मतलब अग्नाशय में अगर रस में अगर एंजाइम की बात करेगा तो उसका ट्रिक होता है LAT। टी से याद रखिएगा ट्रिप्सिन, टी से ट्रिप्सिन याद रखिएगा, टी से क्या याद रखिएगा, ट्रिप्सिन याद रखिएगा। ए से याद रखिएगा एमाइलेज, ए से क्या चीज, एमाइलेज याद रखिएगा, ए से क्या याद रखिएगा, एमाइलेज याद रखिएगा। और एल से लाइपेज, एल से क्या चीज, लाइपेज। तो देखिए अमाशय में निकलने वाला रस ट्रिप्सिन हो गया, सॉरी एंजाइम, एमाइलेज हो गया और लाइपेज हो गया। तो ढूंढिए अग्नाशय रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम, तो एमाइलेज और टाइलिन तो होगा नहीं, ध्यान से देखिएगा। पेप्टिडेस तो होगा नहीं, क्या दो, रेनिन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, एमाइलेज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। अगला 34 के बाद अगर हम 35 की बात करें, 35, तो 35 में कहता है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है भोजन का वह छोटी आंत के इलियम में, कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम में। छोटी आंत का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है। छोटी आंत का क्या भाग, 3 भाग। एक भाग को कहते हैं ग्रहणी, ग्रहणी, एक भाग को कहते हैं जेजुनम और एक भाग को कहते हैं इलियम। तो ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, और इसी इलियम में भोजन का अवशोषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन में है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है। ध्यान से देखिए बाबू, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, आप ना गौर से देखिए। इसका तो आंसर ना आप खुद लगा सकते हैं ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका आंसर आप खुद लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। चलिए बोलिए। तो इसमें देखिए अगर हम बोलें, देखिए प्रोटीन तो निर्माण होता नहीं, विटामिन तो होता नहीं, वसा तो होता नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन कार्बोज होना चाहिए। तो कार्बोज को हम लोग यहाँ पे ना सही ऑप्शन नहीं मान सकते, यहाँ ग्लूकोज मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, ग्लूकोज मान लीजिएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग तो कार्बोज देखे नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है ना, उस ऑक्सीजन का अगर हम मुख्य स्रोत की बात करें, मुख्य स्रोत क्या है, तो वो जल, अर्थात ऑक्सीजन निकलता है कहाँ से, तो वो जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है, जल से। पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहता है सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं। अगर सांस लेने की बात किया जाए तो कहेंगे प्रश्वास, सांस लेने की बात किया जाए प्रश्वास। सांस अगर निकालने की बात किया जाए, छोड़ने का, तो उच्छ्वास। क्या चीज, उच्छ्वास। लेकिन अगर सांस छोड़ने और लेने की बात किया जाए तो वो होता है श्वासोच्छ्वास। क्या चीज, श्वासोच्छ्वास। यहां से क्वेश्चन आता है निश्वास, निश्वास, निश्वास द्वारा निकली वायु में क्या रहती है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है निश्वास द्वारा निकली वायु में। अगला है कि पीत रस, ध्यान से देखिएगा, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो वो यकृत से। यकृत का दूसरा नाम लीवर होता है। यकृत का दूसरा नाम क्या होता है, लीवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसका वजन होता है लगभग 1.5 kg का। वजन कितना होता है बाबू, 1.5 kg का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहता है कि श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है, तो वो ऊर्जा का निर्माण होता है। क्योंकि जब श्वसन हम लोग करते हैं तो वो ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो भोजन टूटता है, और टूटने के बाद हम लोगों को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन 41 के बाद 41 देखिएगा। 41 में क्वेश्चन में कहता है स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना। प्रकुंचन का मतलब होता है संकुचन, अनुशीतलन का मतलब फैलन दाब कितना होता है, तो 120/80 होता है, जिसको सामान्य ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं, बीपी। किसी व्यक्ति का सामान्य बीपी होता है 120/80। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन में कहता है तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होती है। तंत्रिका तंत्र की जो उत्पत्ति होती है किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होती है, तो सही, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा, एंडोडर्म के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है 43 नंबर ना, हाँ 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है मनुष्य में
किसमें? मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र भाग है जो संबंधित है किससे? मतलब ब्रिक, देखो तीसरा वाली क्वेश्चन आ गया बाबू, इसका आंसर आप खुद देना चाहिए था आपको कि जो ब्रिक है वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन में कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए हम जाइलम पहले बता चुके हैं, बताइए इसका आंसर आप खुद दीजिए। आप लोग इसका आंसर दीजिए तो खुद देखते हैं। जी हाँ, इसका आंसर सही है बाबू, सही आप लोगों ने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जल के वहन के लिए, सॉरी जल के वहन के लिए। कौन? जल के वहन। जाइलम किसके उत्तर होता है? जल के वहन के लिए। अगला है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से सभी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सूर्य का प्रकाश भी और क्लोरोफिल भी। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया होती किसमें? मतलब देखिए पूर्ण रूप से टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दिया, जल भी दे दिया, ऊर्जा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन में कहता है कि स्वपोषण होता है। स्वपोषण किसमें होता है? हरे पेड़ पौधों। स्वपोषण हरे पेड़ पौधों में हो जाए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग अगर पूछ दिया जाए तो पत्ती मारेगा। कौन मारेगा? पत्ती। लेकिन अगर अंगक पूछ दिया जाए, अंगक, तो अंगक पूछ दिया जाए तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? हरित लवक भी कहते हैं। लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछ दिया जाए, प्रकाश संश्लेषी इकाई पूछ दिया जाए तो उसमें मारिएगा क्लोरोफिल को। किसे मारिएगा? क्लोरोफिल को मारिएगा। किसे मारिएगा? क्लोरोफिल को मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो वो बाबू श्वसन। श्वसन ना सभी के लिए चाहिए, श्वसन चाहिए सभी के लिए। ध्यान से देखिएगा, श्वसन जो चाहिए ना बाबू वह सभी के लिए श्वसन चाहिए। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि कोशिका, ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपारगम झिल्ली है। कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम झिल्ली है। अगला है कि इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट जो है वह किस वर्ग का? तो कवक वर्ग का। किस वर्ग का? कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में वह किण्वन होता है बाबू। कौन होता है? किण्वन। और दूध से दही बनना कौन परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा काम नहीं करता है तो वो पीयूष ग्रंथि। कौन? पीयूष ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बात करें तो 54 में कहता है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? वृद्धि हार्मोन मतलब कि पेड़ पौधे की लंबाई में क्या करना? वृद्धि करना। तो वो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पेड़ पौधों में कहा ना, तो पेड़ पौधों में 5 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। तो पेड़ पौधों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन है, जो ऑक्सीन की तरह काम करता है। और ऑक्सीन और जिबरेलिन दोनों वृद्धि हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा 54 के बाद 55 देखते हैं हम लोग। 55 ध्यान से देखिए। 55 में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। किसकी? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 और O6। C6H12 और क्या चीज? O6 होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? मतलब शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो वह श्वसन के द्वारा। जब तक ऑक्सीजन हम लोग लेंगे नहीं, भोजन टूटेगा नहीं, भोजन टूटेगा नहीं तो ऊर्जा मिलेगी नहीं। तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। बाबू आप लोगों के लिए खूब मेहनत करते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी अगर आपको लगता होगा कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप ना वीडियो को लाइक करें, जरूर लाइक करें और दोस्तों को पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरे ग्रुप को फैलाएं और अपना परिवार ना जरूर एक लाइक करिए जल्दी से। चलिए वो ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि अधर नाल को हम लोग आहार नाल भी कहते हैं। आहार नाल भी कहते हैं। और आहार नाल की लंबाई पूछ दिया जाए तो 8 से 10 मीटर। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। और आहार नाल में अगर सबसे लंबा भाग पूछ दिया जाए तो छोटी आंत। कौन आंत?
छोटी आंत। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो कहता है इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कहा कि आधार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और सी, और छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं, याद रखिएगा, छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। तो कभी कभी क्षुद्रांत मिलेगा, छोटी आंत नहीं मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जानते हैं? तो एटीपी को। किसे? एटीपी को। एटीपी, एटीपी का पूरा नाम याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा बाबू। एडिनोसिन ट्राई क्या चीज याद रखिएगा? फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एक आता है एटीपी, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जहां वहां टी था तो ट्राई, यहां डी है तो डाई, याद रखिएगा डाई, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है, एक क्वेश्चन और यहां से आ सकता है कि जब एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है तो कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला क्वेश्चन में कहता है कि पेड़ पौधों में, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो वह रंध्र में। कहाँ होता है? रंध्र में होता है बाबू। जब पेड़ पौधे में पत्तियां गिर जाती है तो क्या नहीं होता है? होता है। तो वो होता है बात्र रंध्र, और एक अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान याद रखिएगा। तो पत्तियां है तो रंध्र, नहीं है तो बात्ररंध्र या अंतर कोशिकीय स्थान। अगला क्वेश्चन में कहता है कि हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से, कहां से? हृदय से। हृदय से रक्त या रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। पंप का मतलब होता है ढकेला जाता है, किसके द्वारा? तो वो बाबू नीलय के द्वारा ढकेला जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में किया जाए कि लाता है कौन, तो याद रखिएगा महाधमनी। कौन लाता है? महाधमनी लाता है, या उसको धमनी भी कह सकते हैं, धमनी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में करते हैं? मतलब बीपी, बीपी को किस यंत्र के माध्यम से मापा जाता है? या उसको बीपी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को किस माध्यम से? रक्तदाब तो हिंदी शब्द हो गया, ब्लड प्रेशर इंग्लिश शब्द हो गया, तो उसको किस दब से मापे जाते हैं? तो देखिए ध्यान से, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ढूंढिए, स्फैग्मोमीटर। यहाँ आना चाहिए था स्फैग्मोमाइनोमीटर, स्फैग्मोमाइनोमीटर, स्फैग्मोमाइनोमीटर याद रखिएगा, स्फैग्मोमाइनोमीटर। माइनोमीटर छूट गया है, स्फैग्मोमाइनोमीटर। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहता है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को थक्का बनाकर मदद करता है? मतलब कि थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है? अगर कोई व्यक्ति का शरीर अगर मान ले कट गया है किसी कारणवश से, तो थक्का कौन सा हिस्सा बनाता है? तो प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का रक्त बिंबाणु भी कहते हैं, रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 63, ध्यान से देखिए 63 का जो क्वेश्चन है, उस 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती का अल्कोहल में उबाला जाता है। क्या करने के लिए? मंड को घोलने के लिए, कि क्लोरोफिल को घोलने के लिए, कि पत्ती को मुलायम करने के लिए, कि इनमें से सभी के लिए? तो बताइए। तो 63 का ऑप्शन नंबर सही ढूंढिए। तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए, क्योंकि क्लोरोफिल की तो हमें जांच करना है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10x पर। किस पर? ये बाबू ध्यान से देखिए, देखिए पूछले है 10x पर। किस पर? 10x पर। अगला क्वेश्चन में कहता है तिलचट्टे का श्वसन अंग। तिलचट्टे का श्वसन अंग क्या है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है ट्रेकिया या श्वास नली, ट्रेकिया या श्वास नली। तो जितने भी कीट होते हैं ना, कीटों का श्वसन अंग वही होता है, ट्रेकिया ही होता है, ट्रेकिया या श्वास नली, ट्रेकिया या श्वास नली। तो कीट में हो सकता है मक्खी आ जाए, हो सकता है मच्छर आ जाए, टिड्डा आ जाए, तिलचट्टा आ जाए, इन सभी का श्वसन क्या होता है? ट्रेकिया या श्वास नली होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। मछलियां देखिए बाबू, आ गया। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो वह
गिल्स को हम लोग गलफड़ा भी कहते हैं, गिल्स को क्या कहते हैं, गलफड़ा भी कहते हैं। वह दोनों ओर होता है, मुंह के ये साइड भी होता है, वो साइड भी होता है। गलफड़ा रेड कलर का चूड़ी जैसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहता है मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि पेड़ पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मतलब पेड़ पौधे में जो जल होते हैं उस जल को वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन एक क्वेश्चन आता है कि वाष्पोत्सर्जन को हम लोग जब हो रहा है वाष्प के रूप में तो उसको मापते हैं किकरे से, तो पोटोमीटर आ देखिएगा, POTOMETER, पोटोमीटर से मापा जाता है वाष्पोत्सर्जन को। किससे, पोटो। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पोटोमीटर कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। पोटोमीटर, पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहता है कि पौधे हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि क्लोरोफिल का काम है पेड़ पौधों को हरा बनाना, तो क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन में कहता है, ध्यान से देखिएगा, अंतःकोशिकीय पाचन कहाँ होता है, अंतःकोशिकीय पाचन कहाँ होता है, अमीबा में। अंतःकोशिकीय पाचन कहाँ होता है, अमीबा में। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, इसका क्वेश्चन हमने पहले आंसर दे चुका है छोटू बाबू, खुद आप इसका आंसर दीजिए। इसको आंसर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, दे ही देते हैं ना, कहेगा सर नहीं दिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। कोष्ठों की संख्या पूछा जाए, चाहे चेंबर की संख्या पूछ दिया जाए या चाहे वेस्म की संख्या पूछ दिया जाए, तो मानव हृदय में कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है। ध्यान से देखिए, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो छाल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, छाल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं, तो वो हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 73 में पता है ना कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, मतलब खून को गिरने से मदद करता है, मतलब थक्का बना देता है, तो वो होता है प्लेटलेट्स। कौन होता है, प्लेटलेट्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। कितना बार क्वेश्चन आ गया, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, इसको तो आंसर खुद आपको देना चाहिए छोटू, तो ये नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लार किस ग्रंथि से निकलता है, लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो वो निकलता है बाबू, ध्यान से, लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से नहीं, पिट्यूटरी ग्रंथि से नहीं, तो ये लाला क्या है, लाला, लाला, ध्यान से देखिएगा, लाला, तो लाला को ही लार ग्रंथि कहा गया है। तो लार किस ग्रंथि से निकलता है, तो लार ग्रंथि से। लार किस ग्रंथि से, तो लार ग्रंथि से ही निकलता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आंसर अगला है कि पाचन कार्य संपन्न होता है, पाचन कार्य संपन्न होता है, तो पाचन कार्य संपन्न होता है, ध्यान से देखिएगा, तो लार भी होता है, लार के द्वारा भी और जठर के द्वारा भी, लेकिन सबसे ज्यादा लार नहीं, सबसे ज्यादा जठर काम करता है, तो ऑप्शन नंबर हम डी मारेंगे। क्या मारेंगे, डी मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एटीपी का पूरा नाम है बाबू, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, क्या है, तो एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है वो क्या है, ऊर्जा का वाहक है कि ऊर्जा का संग्राहक है कि ऊर्जा का सिक्का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो बाबू, सभी है इनमें से, ऑप्शन नंबर सी सभी है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कहता है ना कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया, कोशिका का पावर हाउस, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी क्वेश्चन कोई भूल सकता है, कभी नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूलेगा। मतलब ध्यान से देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जिसको ऊर्जा का घर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन में है श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड है, जल और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
लाल रक्त कण जिसको आरबीसी कहते हैं, लाल कौन बनाता है? तो हीमोग्लोबिन। किधर है वो? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है वह लाल होता है। इसमें भी ऑप्शन है बाबू, बताते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रक्त कण का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो इसमें भी ऑप्शन वो है जिसके कारण लाल होता है, तो आप खुद देखिए और पहले हमें बताइए वह किसके कारण जो होता है वह लाल होता है। तो लोहा रे, लोहा के कारण लाल होता है। लोहा के कारण क्या होता है? लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव में किसमें? मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। बताइए, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन है? तो वहन का मतलब होता है इधर उधर से ले जाने के लिए, तो ब्रिक भी है, त्वचा भी है, फेफड़ा भी है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज? डी। बताइए, क्या ब्रिक से कुछ उत्सर्जन नहीं होता है? कुछ नहीं होता है इधर उधर, त्वचा से भी, फेफड़ा से भी। चलिए अगला क्वेश्चन, तो उनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण? तो हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? हरा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है रक्त में किसमें? रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का काम है रक्त को क्या बनाना? थक्का बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला ग्रहणी भाग है, ध्यान से देखिए। ग्रहणी, ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी जेजुनम और इलियम। बताइए, ग्रहणी जेजुनम और इलियम किसका भाग है? खुद बताइए। छोटी आंत। कौन? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 84 हमने 84 क्वेश्चन किया। कितना क्वेश्चन? 84 क्वेश्चन। ये जय प्रक्रम का टोटल कितना क्वेश्चन है? 84 क्वेश्चन। और टेस्ट में ना पक्का इससे कम से कम 30-35 क्वेश्चन से कम नहीं रहेगा, इसलिए हर क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा बार देख सकते हैं आप देखें तो बेहतर नंबर ला सकते हैं। और एग्ज़ाम में भी कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। और बायोलॉजी इतना अच्छा चैप्टर है, बायोलॉजी इतना अच्छा सब्जेक्ट है बायोलॉजी कि पढ़ने में खूब मज़ा लगता है बाबू, खूब मज़ा लगता है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जो प्रॉब्लम हो उसको हमसे शेयर करिए, हमसे शेयर करिए, हम खुद उसका जवाब देंगे बाबू। और अगर वीडियो आप लोगों को बेहतरीन लगा हो ना तो दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।